हमारे सहयोगी विकास तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास जी, जिसने कभी सिस्टम से बगावत की हो उस पर भरोसा करना कितना सही, इसके साथ ही क्या निगरानी होनी चाहिए? क्या इससे पहले कोई ऐसा मामला सामने आया है जो हमारे लिए एक अलर्ट की तरह हो? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कितना इन पर भरोसा करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने वाकई सिस्टम से बगावत तो किया है। इनका स्वागत तो होना चाहिए, लेकिन क्योंकि और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, आप हर किसी को मुठभेड़ में मार तो नहीं सकते। और कोशिश तो ये होनी चाहिए कि शांतिपूर्ण तरीके से इस समस्या का समाधान हो। लेकिन ये भी सच है कि अगर ये आ रहे हैं तो इन पर कुछ संदेह तो जरूर होना चाहिए कि आखिर आप, जैसे कि निर्मल मैम ने, अभी मैं उनको सुन रहा था कि बहुत दबाव में है और उनकी परिस्थितियां अब अनुकूल नहीं है, और उनका जो शीर्ष लीडर है वो भी लगातार नुकसान में है। तो ये भी एक वजह है उनके सरेंडर करने की और निचले स्तर की। लेकिन सवाल उठाना, क्योंकि हम पत्रकार हैं तो हमको भी सवाल उठाना भी लाजमी है कि कैसे लगातार अगर आप सरेंडर कर रहे हैं तो आखिर आपके हथियार हैं कहाँ, और वो हथियार आप लेकर क्यों नहीं आ रहे। उनकी अलग परिस्थितियां हैं, हथियार लेकर आना कोई आसान काम भी नहीं है संगठन से। लेकिन फिर भी एक सवाल तो बनता है कि अगर हथियार ही नहीं आ रहे तो फिर समर्पण किसका, केवल निचले कैडर का? क्योंकि कैडर की भर्ती तो लगातार हमेशा अलग अलग समय पर संगठन के लोग अलग अलग समय में करते रहे। कोविड के समय की आप बात कर लें तो लगभग 10,000 बच्चे केवल बस्तर से ड्रॉप आउट हुए थे, स्कूलों से और छात्रावास से। तो उसमें से लगभग 10% बच्चे संगठन ज्वाइन कर चुके थे। तो लगातार वो अलग अलग पैंतरे से लगातार अपनी भर्तियां भी करते ही रहते हैं। कम हो ज्यादा हो बात की बात है, अगर हथियार उनके पास हैं, हथियारों का समर्पण नहीं हो रहा है तो फिर संदेहास्पद है। और एक खास बात है, क्योंकि मैं हम जमीन पर काम कर रहे हैं, बहुत समय पहले की बात है कि लगातार समर्पण की संख्या उस वक्त भी बढ़ी हुई थी। लगभग 17-18 के समय की बात है। एक समय, एक दौर था जब लगातार समर्पण हो रहा था। उस दौरान मेरी भी कुछ लोगों से बातचीत हुई थी। तो माओवादियों ने गांव के गांव वालों से कहा था कि आप सभी जाकर समर्पण कर दें, और जब आप समर्पण कर देंगे तो इससे आपका रोज आना जाना बन जाएगा थाने में, और वहां से जो समर्पण नीति का जो लाभ है वो भी आप ले लीजिए। 10-10 हजार रुपए हर किसी को मिल रहे थे प्रोत्साहन चेक के तौर पर। और लेकिन वहां से कोई भी जानकारी आप लेकर आए, कुछ भी जानकारी जो हमारे लिए कुछ भी कारगर साबित हो, तो इस तरह के पैंतरे भी हैं। और इसके पहले कांकेर का एक, हालांकि मुझे समय याद नहीं, लेकिन कांकेर का एक मामला है जो मुझे खूब याद है कि वहां पर किस तरह से माओवादी दंपति ने समर्पण किया था और आगे चलकर वो थाने से ही हथियार लेकर भागे। तो अगर पुरानी कोई घटना है तो उसे भी आप भुला नहीं सकते, उन्हें याद करके, क्योंकि यहाँ आपको दुश्मन के हर पैंतरे, हर चाल पर नजर रखनी होगी। बहुत ही माहौल अभी अनुकूल है फोर्स के लिए, लेकिन इस दौरान कोई लापरवाही ना हो। आप इस बात पर भी गौर फरमाएं। यहाँ सीनियर अधिकारी भी हैं हमारे साथ में, तो वो ज्यादा हमसे सीनियर है और ज्यादा जानकार है। माओवादी हर बार लंबे समय तक इंतजार करते हैं कि फोर्स कहाँ पर चूक करे, और कोई भी एक छोटी सी भी चूक का वो भरपूर इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिव वे पे, हर बार। चाहे आप अरनपुर की घटना ले लें, या बीते दिनों जो 6 जनवरी को 25 में जो शुरुआती तौर पर जो बड़ी घटना हुई आपका ओरछा कुटरू की तरफ में जो ब्लास्ट किया गया। ये हर छोटी लापरवाही या जहां पे जवान लापरवाह हुए वहां माओवादियों ने उसका भरपूर फायदा उठाया अपने लिए। तो अगर लगातार समर्पण के तौर पर वो लोग आ रहे हैं, समर्पण के बाद ये लोग कर क्या रहे हैं? अब फोर्स क्या हर किसी पर नजर बना के रखी है? क्या वो आराम से कोर्ट या थाने में घूम रहे हैं क्योंकि उन्होंने समर्पण कर दिया है? अब वो आराम से थाने में घूम रहे हैं, घूमने के बाद उनके संपर्क किससे किससे हैं, क्या सूचना कहीं वो बाहर तो नहीं लीक कर रहे, इस पर किस तरह की निगरानी कर रही है? हालांकि अगर आप पुलिस के अधिकारियों से बातचीत करेंगे तो कहेंगे कि सुरक्षागत कारण है, इसलिए इस पर कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन क्या वो नजर रखे हैं, ये सवाल उठाना भी हमारा सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है। इसलिए मुझे लगता है इस पर बातचीत हो